भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले सपने को बड़ा झटका लगा है। केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2025 के लिए देश की अर्थव्यवस्था को यहां तक ले जाने का सपना दिखाया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 26,90,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि 2019-20 की पहली तिमाही में 35,35,000 करोड़ रुपए थी। इसमें 23.9% की गिरावट देखी जा सकती है। कोरोना वैश्विक महामारी को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। कम उपभोक्ता मांग और घटते निजी निवेश को भी इसमें एक कारक माना गया है। सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभी भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना है कि 2021 में देश बेहतर स्थिति में होगा। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। जब गतिविधियां सामान्य होंगी तो भारत के बारे में इंडियन मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि 2021 से भारत की अर्थव्यवस्था फिर से रिवाइव होगी। अब जिस गिरावट का वो जिक्र कर रहे हैं पूरे विश्वव्यापी है। मैंने देखा कांग्रेस के कुछ नेताओं का कि जिन्होंने 23.5% की गिरावट, वो जीडीपी की गिरावट नहीं है, वो जो आकलन है वो अभी वर्तमान जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका एक अनुमान है, और उसके बाद ही आईएमएफ का एक अनुमान है कि यदि गतिविधियां सामान्य होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटेगी। साल 1996 के बाद ये पहली बार है जब जीडीपी के तिमाही नतीजों में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। बीते साल इसी अवधि में जीडीपी ग्रोथ 5% थी। वहीं जनवरी मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 3.1% थी, जो बीते 8 साल में सबसे कम थी। सरकार ने ये आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते निजी निवेश में भारी कमी आई है और उपभोक्ता मांग में गिरावट देखी गई है, और इसी के चलते जीडीपी इतनी नीचे चली गई है। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। साथ ही कहा कि इस बात के संकेत कांग्रेस ने तो पहले ही दे दिए थे। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हो गई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। कोरोना महामारी के बीच आम आदमी के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया था, लेकिन कमजोर होती अर्थव्यवस्था को वो भी मजबूती नहीं दे पाया। अब देखना होगा कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार अगला कौन सा कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जन में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जीडीपी की जो गिरावट है इसके मायने क्या हो सकते हैं। अगर अभी की बात करें तो जीडीपी आंकड़े बुरी तरह डरा रहे हैं। अब ये भी कही जाती है कि डर के ये जो साकर रहेगी एक बड़ा सवाल है कि डर के आगे ठीक है। तो चले इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा से पंकज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, जीडीपी के जो आंकड़े हैं जी, मायने निश्चित रूप से होते हैं इसके, लेकिन अगर हम बात करें इन आंकड़े जो अभी जून तक हैं, अप्रैल में एंड जून, ये
चौंकाने वाली, कुछ चौंका रहे हैं या कहें कि अपेक्षित थे इतनी गिरावट आ सकती है? नहीं, अपेक्षित थे इतनी गिरावट के आना। अभी जो पूरा ये कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया की एक अर्थव्यवस्था की एक नई वर्ल्ड इकोनॉमी की नई शेप बन रही है, और इंडियन इकोनॉमी में तो और भी प्रॉब्लम काफी हैं। इसलिए तो ये क्या है, जीडीपी का अब तक जो अर्थ होता था उसका होता था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो नई जीडीपी है जो वर्षों तक हम देखेंगे उसका मतलब होगा ग्रॉस रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे जैसे फ्री इकोनॉमी और डेवलपमेंट की इकोनॉमी, ये मनी इकोनॉमी आगे एक्सपांड होती है, वैसे वैसे उसकी शेप बदलती है, उसका पेनिट्रेशन मनी का सिस्टम में बढ़ता है, तो वो जीडीपी का स्वरूप बदलता है। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी पे काफी इम्पैक्ट है, सर्विस सेक्टर की तो पे कम है, आपका एग्रीकल्चर की थोड़ी बहुत ग्रो हुई है। बहुत पैरामीटर इसके जो है वो अजीबो गरीब है। फ्री को, फ्रीडम को आप समझ नहीं सकते, कहीं पे लिख नहीं सकते। तो वो जो ये 3-4 महीने का जो ये कह लीजिए एकदम जो झटका लगा है, वो झटका हमारे सामने है। वैसे तो इकोनॉमी पे प्रेशर कोविड के पहले भी था, लेकिन ये इस रूप में एक निचोड़ के रूप में आया है कि हमारी एक इकोनॉमी की नई शेप बन रही है। और इसको ओवरऑल ये कहते हैं कि हम ओवर साइज ऑफ इकोनॉमी से राइट साइज ऑफ इकोनॉमी अगले सालों में हम देखेंगे कि जो पिछली साल, जो 5 साल पहले, 2 साल पहले जो इकोनॉमी की रफ्तार थी या जो स्थिति थी, वो आने वाले अभी कई सालों तक हमको नहीं नजर आएगी, और एक अलग तरीके का नजरिया, एक अलग तरीके का विकास की व्यवस्था डेवलप होगी। इसको हम शहरों से गांवों की विकास की यात्रा भी कह सकते हैं। गांवों में कंजम्पशन का पैटर्न बढ़ेगा, शहरों में प्रेशर रहेगा। ये दौर भी हम आने वाले समय में देखेंगे। तो बहुत अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग शहर की अलग स्थिति, एक शहर में जैसे लॉकडाउन होते तो अलग स्थिति, ऐसे ही गांव की अलग स्थिति। तो एक ये फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी का मॉडल जो है वो हम ये कह लीजिए अडॉप्ट कर चुके हैं, और इसी में ही आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, इसी के सहारे आगे बढ़ना। बिल्कुल। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि कुछ डरा रही है जीडीपी, ये व्यवस्था अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था, ये वो रहेगी। ये इस करंट ईयर में मेरे ख्याल से 2021 मार्च तक ये जाके ऐसा चलेगा, चाहे उसकी वो डाउन वाला जो प्रेशर है कम हो जाए, लेकिन वो डाउनवर्ड ट्रेंड तो रहेगा। जी, चलिए वापस लौटूंगा आपके पास में, देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपके पास आ रहा हूं। इस गिरावट को कैसे देखा जाना चाहिए? हम तैयार नहीं थे, या फिर जैसे कोठारी साहब कह रहे हैं कि अपेक्षित थी ये गिरावट? जी, अच्छा, विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो गिरावट है, कांग्रेस लगातार कह रही है अभी कि सरकार से संभल नहीं रही अर्थव्यवस्था, पी चिदम्बरम भी कर रहे हैं, मनमोहन सिंह ने कुछ सुझाव भी दिए थे। सरकार का मानना नहीं मानना अपनी बात है, लेकिन कुछ सुझाव भी सामने आए हैं। तो ये गिरावट कोरोना काल की गिरावट है, तो इसके अपेक्षित परिणाम थे जैसे कोठारी साहब कह रहे हैं। तो इसमें क्या सियासत होनी चाहिए? अभी बात सियासत की नहीं है, बात देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की और संवारने की है। ये आर्थिक मुद्दे जो है ये गैर राजनीतिक होते हैं, लेकिन भाजपा ने इनको पूर्णतया राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया है। पूरे देश को बुलावना ये देते रहे। और मैं बता दूं आपको, कोठारी साहब कुछ भी कहें, मैं उनका सम्मान करता हूं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, लेकिन ये जो गिरावट है ये शुरुआत हुई थी नोटबंदी से। सबसे पहला झटका हमारी अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से लगा था। उससे संभले नहीं कि भाजपा की ये सरकार जो है इसने जल्दबाजी में जीएसटी को लागू किया। फिर आपने देखा है कि करीब 60-70 संशोधन करने पड़े इनको। मुझे लगता है हो सकता है ज्यादा हो, पूरा बता नहीं पा रहा, लेकिन आप देखेंगे। और तीसरा झटका कोविड का था, और कोविड-19 को भी इन्होंने शुरुआती दौर पे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। जब पूरी दुनिया चिंता में थी, तब मोदी साहब ट्रंप साहब के साथ अहमदाबाद में हाउडी ट्रंप, पता नहीं हाउडी मोदी, पता नहीं क्या क्या ऐसे प्रोग्राम कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। नए कोई बिल्कुल तैयारी थी। और आप देखिए लॉकडाउन का जो सिस्टम है उसको इन्होंने ऐसे लागू किया जैसे मजाक के तौर पे। जैसे पहले जीएसटी के टाइम घंटा बजाया था, जैसे नोटबंदी के टाइम 5 मिनट में नोटबंदी की थी, इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के साथ शुरुआत से ही मोदी सरकार जो है खिलवाड़ करती आ रही है। और उसी का नतीजा है ये एक दिन का और एक कोविड की मार नहीं है, ये तीसरा झटका है। तीसरे झटके में अर्थव्यवस्था बिल्कुल जमीन पे आ गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने रोजगार खोए हैं, किस तरह से
हर सेक्टर में मार पड़ी है जनता को। और अब सरकार झूठी आंकड़े देती रही। क्यों सरकार को वास्तविकता नहीं बतानी चाहिए? क्या देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों की इस देश में कमी है, जिन्होंने इस देश को पहले से ही संभाले रखा है? और सुझाव लेने में तो ये सरकार बिल्कुल कमंडी है। इनको इनकी नाक नीची हो जाती है अगर ये किसी से सलाह मशवरा करते हैं। तो आप देखिएगा किसी भी मुद्दे पर, देश के गंभीर समस्याओं पर इन्होंने विपक्ष के या देश के जाने माने अर्थशास्त्री या जाने माने जो विद्वान है उनसे कभी भी कोई राय मशवरा करना उचित नहीं समझा। रिजर्व बैंक के आपने देखा है कि 4 साल में 3 गवर्नरों ने इस्तीफा दिया क्योंकि उनको ढंग से काम नहीं करने दिया गया, उनकी राय को इन्होंने दरकिनार किया। तो मैं ये नहीं मानता कि कोरोना की वजह से ही है। अब जनता समझ रही है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी समझ रहा है कि खाली कोविड की वजह से ये लग रहा था, सबको लग रहा था और हमको भी लग रहा था और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सारे विद्वानों को, सब पढ़े लिखे तबके को लग रहा था कि मोदी जी ये सारा ठीक रहा जो है कोविड के ऊपर फोड़ देंगे। पता है इनको ये पिछले 5 साल से हो रहा है। जी जी, चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। इकोनॉमी का अभी फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि कोविड के कारण ये सब कुछ स्थितियां रही, क्योंकि जनवरी में दस्तक दे चुका था, मार्च में हमारा लॉकडाउन था और अप्रैल, ये जो आंकड़े हैं अप्रैल, मई और जून के हैं, लेकिन आगे भी अभी कोई संभावना ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। यहां कुछ एक चीजें हैं जो सरकार के सिस्टम पे सवाल खड़े करते हैं। आप ही के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 2015 में 8.1 थी और अभी 3.1 पे पहुंच गए। उस समय कोरोना नहीं था, कुछ स्थितियां नहीं थी, लेकिन अभी भी इस बात को सरकार लगातार खारिज कर रही है कि नोटबंदी, जीएसटी, इनका कभी कोई असर नहीं रहा, ये सब बनावटी बातें हैं। तो लगातार गिरावट, जीडीपी में लगातार गिरावट, तो सरकार के अर्थव्यवस्था पे, अर्थतंत्र पर, व्यवस्था पे एक सवाल तो खड़ा करती है। देखिए योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल जो भी कोठारी साहब ने कहा, मुझे लगता है कि शायद जो अर्थशास्त्र को नहीं समझ रहे वो लोग जिस तरीके की भाषा बता रही है। अब आप मुझे बताइए, यदि कोई फैक्ट्री बंद है, टोटल लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद आप जीडीपी किस चीज की निकालेंगे? जो जीडीपी आप निकालेंगे, तो जीडीपी का मीनिंग क्या है? जब आप लॉकडाउन है, जब आप देखिए 25 मार्च को जो है लॉकडाउन लगा, अप्रैल पूरा क्लोज्ड है, पूरा क्लोज्ड है, 100% क्लोज्ड है। हाउ कैन, अब आप कह रहे थे क्लोज था तो जो है कंजम्पशन की वो है। अरे भाई देखिए, मैंने कहा ना कि आपको जब क्लोज है तो अप्रैल, मई, जून, ये बेसिकली वो पीरियड्स हैं जिनको कम से कम जो है किसी भी रूप के अंदर जो है किसी भी कंपेरिजन नहीं किए जाएंगे। एप्स जो जिसे कहते हैं एबनॉर्मल आइटम्स, यदि आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो एक एबनॉर्मल आइटम्स होता है जिसके अंदर कई बार प्रॉफिट बहुत ऊंचे चले जाते हैं और कई बार प्रॉफिट बहुत नीचे आ जाते हैं। जिन चीजों को लेकर के सरकार ने लगभग नहीं हो, तो आप अपने पीछे तो हमसे पूछिए कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, हाउ कैन यू बेसिकली डिफाइन दीज थिंग्स? क्योंकि आपने ही कहा था, क्योंकि पहले क्या होता था कि कंपनी जो है रातों रात डूब जाती थी और रातों रात जो है चढ़ जाती थी, क्योंकि अनडिस्क्लोज आइटम उसके अंदर इंक्लूड हुआ करते थे। अब जो चीजें हैं इसमें ही क्लियर करता कि भाई ये जो पीरियड है, इसकी पीरियड जो है एक एबनॉर्मल टाइम था जिसका पीरियड ये है। लेकिन अब आप दूसरी चीज देखिए, मुझे बताइए कि कोई यदि किसी देश की इकोनॉमी खराब होती है, या किसी, मैं व्यक्ति की बात कर लूं या किसी कंपनी की बात कर लूं, यदि किसी की इकोनॉमी खराब होती है तो क्या कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है क्या उसमें? कोई आदमी, यदि कोई बैंक फेल हो रहा है उसमें कोई डिपॉजिट कराता है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार देखें तो मई के बाद में भी आप रेगुलरली, यदि आप जैसे ही लॉकडाउन खुला तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यदि आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर तो इंडिया है। आज का हाईएस्ट जो है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, आज की डेट में हाईएस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व हैं। लोगों का जो नजरिया है भारत के प्रति परिवर्तन हुआ है, ये आने वाले टाइम पर चीज चेंज करेगा। अब आपने कहा कि मैं बता रहा हूं कि 8.1 इकोनॉमी थी, लेकिन 2014 की इकोनॉमी कितनी थी? कितनी थी बताइए? 2014 की इकोनॉमी आप देखें, 2011 में 2011-12 की बताइए आप। मूडी से लेकर के फिर से मैं बोला नहीं था, आप टाइम में बात कह दीजिएगा, मुझे बात करिए। 2011 में, 2012 में, 2013 में, तीनों साल, देखिए इंटरनेशनल एजेंसीज ने लगातार ये कहा और रिजर्व लगातार जो है एफएफआई से अपना पैसा निकालते रहे, पॉलिसी पैरालिसिस है। और लगातार आप 2016 से देखें तो जितने फैसले लिए गए, आप देखेंगे जितने फैसले लिए गए, मुझे बताइए। जी पंकज जी, आपकी ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है, आपके टेक्निकल इश्यू आ रहा है। तो यही ऐसा है कि जो चीजें थी, क्योंकि आप देखिए कि दोनों चीजें, कि क्या
बेसिकली जो है जो है इकोनॉमी चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, इसके पक्ष में कांग्रेस है या नहीं है। नोटबंदी की बात करते हैं तो यदि कहते हैं कि जीएसटी था तो 2004 से लेकर के जीएसटी को कब तक खेलना था सर? आपकी 10 साल की सरकार जीएसटी को क्यों नहीं एप्लीकेबल कर पाई? मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ सर, आज की बात करिए। चलिए अभी तो कोरोना है, अभी तो कोरोना है सर। पंकज जी अभी तो कोरोना कह सकते हैं कि चलिए इस बात को लेकर के हर कहीं तो बहाना है सर, अपेक्षित करके चल रही थी कि ये हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन मैं तो बात वह कर रहा हूं कि जब सरकार आई थी उस समय की जीडीपी, उसके बाद में सरकार ने अपने अंदाज से सारे प्रयोग करके देखे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी का लागू करना हो, या फिर निवेश के लिए फॉरेन पॉलिसी को बदलना हो, एफडीआई के जो पैरामीटर हैं उनको बदलना हो, हर कहीं पे जिन क्षेत्र को लेकर के बीजेपी कभी विरोध किया करती थी उनको भी आपने खोला। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लगातार कोई गिरावट आ रही है, लगातार गिरावट चढ़नी, लगातार गिरावट, आना चाहूंगा 2014 की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी, जीडीपी 2016 की जीडीपी उसके साथ बढ़ी, लेकिन 2017 से जो है जब चेंजेस किए गए तब परिवर्तन हुए हैं। 2015 से 2014 में जब हम आए तब जीडीपी जो है 2015 में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी, 2016 में तेजी से बढ़ी। लेकिन जब हमने जो मेजर चेंजेस जो थे 2016 के एंड में चेंज किया और 2018 में 17 में जो है हम जीडीपी को लेके आए जीएसटी, उसके बाद चेंजेस हुए। तो कोई भी बड़ी चीज यदि आएगी तो उसके इफेक्ट जो है कोठारी साहब समझते हैं कि कैसे इफेक्ट उसके आएंगे और किस तरीके से जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, वो सब सामने है। चलिए मैं आऊंगा आप लोगों के पास में। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त। शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। जीडीपी के आंकड़े जो अभी आए हैं ये चौंका रहे हैं या फिर अपेक्षित थे? वो है राजस्थान से 8 बजे टाइम का, ठीक है जी। शास्त्री साहब मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि जीडीपी को लेकर के हम चर्चा करें। अप्रैल से जून तक लगभग 24% की गिरावट जो आई है, यानी कि 20-21 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के ये आंकड़े सामने आए हैं। कोरोना काल के ये आंकड़े कहे जा सकते हैं। तो यह व्यवस्था जैसी रही, क्योंकि सरकार और अर्थशास्त्री सभी मान के चलते हैं कि अपेक्षित थी ये गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में सियासत अभी भी हो रही है कि आंकड़े मैनेज किए जाते हैं, या फिर कहें कि आंकड़े इस तरह के नहीं होने चाहिए थे। सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ? तो आप भी कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम मान के चलें कि हाँ देखिए ये काल ऐसा था, इसमें अपेक्षित थी ये। शास्त्री साहब आप तक आवाज आ रही है मेरी? देवेंद्र शास्त्री जी के पास हम चलेंगे, लेकिन मैं चलिए जयसिंह जी कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, पहले दो चीजों को महत्वपूर्ण माना जाता किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था के लिए, एक बारिश और दूसरा, दो चीज मेजर हुआ करती थी। मान के चलते कि अर्थव्यवस्था पटरी पे है कि नहीं है, क्या पोजीशन है। तो बरसात तो मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में रही, और क्रूड ऑयल की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो काफी डाउन रहा। उसके बावजूद भी हम संभल नहीं पाए। चलिए तो कोविड का एक असर रहा, लेकिन इसके पहले भी की स्थितियां देखें तो काफी गिरावट है। सरकार के नए प्रयोग कारगर नहीं रहे कि हम मार्केट को संभाल नहीं पाए। ऐसा है, जब आप हमारी इकोनॉमी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम नेचर इकोनॉमी से मनी इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसा बाजार में स्पेंडिंग कहाँ से आएगी? हम जो शहर में रहते हैं, हमारे पास में कोई जमीन तो है नहीं जो उसमें से कुछ पैदा करके खर्च कर देंगे। जब सरकार पैसा बांटेगी, चाहे किसी भी नाम पे बांटे, तो एक बात तो ये है कि सरकार ने केवल वेलफेयर में पैसा बांटने का काम किया, किसी भी डेवलपमेंट में, किसी भी ये कह लीजिए उसका जो प्रोडक्टिव जो यूज है पैसे का नहीं किया। केवल ग्रोथ को अचीव करने के लिए पैसा बांटा। वो पैसे से हम हमारा पेट में खा गए और वो उसमें नॉन परफॉर्मिंग उसमें निकल गया और हम वहीं के वहीं रह गए। तो हमने ऐसा कोई मिशन नहीं बनाया कि हम, जैसे चाइना ने मिशन बनाया कि मेरे को अमेरिका और यूरोप में अपना माल बेचना है, वैसा कोई मिशन हमने, तो मनी को अर्न करने का रास्ता हमने नहीं पकड़ा। जो है उसको बर्न करने का रास्ता, उसको स्पेंड करने का रास्ता। अब स्थिति ये आगे सरकारों की हालत भी करीब करीब पतली हो गई है
उनके पास जो रिजर्व था धीरे धीरे खत्म हो गया है और सब आप बोरोइंग पे हम जिंदा है। तो अब आप पूरी सोसाइटी में एक अलर्टनेस आ गई, यार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ गड़बड़ है। तो हमारा ये सब पूरा सिस्टम है, ये इसका देन है कि सोसाइटी अलर्ट हो गई है, फ्यूचर का उसको डर सताने लग गया है कि मेरी सेविंग और मेरी ये जितना जो सरकारें कहती है विकास का ये जो दौर है, ये कुछ अजीबोगरीब दौर है, इसमें मेरी सिक्योरिटी नहीं है। तो पूरा सिस्टम एक नया स्वरूप ले रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बताया आपको, मनी इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए इसमें मानसून कितना ही अच्छा हो, कितना ही खराब हो, उसका रोल रहता तो है, लेकिन बढ़िया होने पे भी आपकी इकोनॉमी सुधर जाएगी नहीं है। क्योंकि किसान जो फसल पैदा करेगा उसको जब तक सरकार सपोर्ट प्राइस पे नहीं खरीदेगी, पैसा नहीं देगी, जब तक वो किसान भी रोता रहेगा। इसलिए पूरा सिस्टम। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। अगर अपनी नहीं बनाएगी तो इस तरीके के जो जिगजैग हैं, ये अमेरिका ने पिछले 50-100 सालों में ऐसे कई दौर देखे हैं। हम पहली बार ग्लोबल अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, ग्लोबल कैपिटलिज्म से जुड़े हैं, हम पहली बार देख रहे हैं। हम सभी जितने भी जो आज की इसमें वेबिनार में जो लोग हैं, चाहे कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, ऐसा दौर किसी ने नहीं देखा जिसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ये सब आने वाले समय में ऑब्सोलीट कैटेगरी में शिफ्ट हो रहे हैं। और इसलिए आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा मार है, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा मार है। अब आप इनकी नई शेप बनेगी, बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये हमने रास्ता ऐसा पकड़ा है, ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है ये रोजगार कम पैदा करता है, बेरोजगार ज्यादा पैदा करता है। तो ये पिछले 5-7 सालों सामने अभी वो PMI दो चाहे कोई सा भी आंकड़े आए, इसकी नेचर है, ये इस कैपिटलिज्म की नेचर है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो बेरोजगारी को पैदा करेगा, वो नहीं करेगा। जैसे हमने टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन देखिए आप, ये जब से ये कोरोना का इफेक्ट हुआ है, चाहे एजुकेशन से लेके रिटेल से लेके हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई। तो टेक्नोलॉजी का नेचर है वो एंटी इंडस्ट्रियलिज्म और एंटी ह्यूमैनिटी होती है। ये दोनों चीजें हम सामने देख रहे हैं, इंडस्ट्री का बाजा बजा हुआ है और आपका मानवता का या रोजगार का बाजा बजा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को सरकार के नियंत्रण में भी नहीं है। जब फ्री सिस्टम को, फ्री इकोनॉमी को आप अडॉप्ट कर लेते हो, तो ये सब चीजें चुनौती है जिसपे किसी पार्टी पे मतलब नहीं है। इसको सरकार को बैठ के, दोनों पार्टियों को, सभी पार्टियों को बैठ के एक पॉलिसी मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ऐसी पॉलिसी बने जो भारत के लोगों को, जो हमारी इनकी पॉपुलेशन का साइज है, उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कैसे रखा जाए, इस पर विचार होना चाहिए। जी बिल्कुल, काफी बेहतर सुझाव कहा जा सकता है, काम सरकारों का है। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो अपनी ओर से देश की इकोनॉमी को कैसे पटरी पे लाया जा सकता है उसके लिए सुझाव देते हैं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। सरकार बेशक किसी की भी हो, रूट लाइन वही होती है जो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। चुनाव से पहले चाहे कुछ भी दावे किए जाते हों कि अर्थव्यवस्था का बंटाढाल हो गया, हम इसको सुधार देंगे, लेकिन हालात वही होते हैं। एक सिस्टम, इकोनॉमी तो नॉन पॉलिटिकल है ना, उसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना ही नहीं। मार्केट इकोनॉमी अपने हिसाब से चलती है, इसलिए उस मार्केट इकोनॉमी को, प्रिंसिपल को जब तक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझेगा, जब तक इस तरीके की प्रॉब्लम आती जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। समाज के बाद एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था को लेके चलिए, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर के मैं जानना चाहूंगा आपके व्यूज, और हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल की पहली तिमाही के ये आंकड़े हैं। वैसे कहें तो 2020-21 वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के आंकड़े इसे कह सकते हैं। तो ये चौंकाने वाले कहें कि अपेक्षित थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ है देश में, उसके बाद से इकोनॉमी को लेकर के तो आप भूल जाइए कि कोई सकारात्मक कोई काम हो पाया।
शुरुआत में स्लोगन्स का बहुत शानदार एक माहौल बना था, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो पहला कार्यकाल था उसमें भी प्रोडक्शन के नाम पे समझ लीजिए जीरो, और इकोनॉमी को संभालने के नाम पर जीरो। तो ये सारे एक्सपेक्टेड थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह के इकोनॉमी के बारे में फैसले लिए जा रहे हैं, उससे ये सब जो है आज के दिन जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सपेक्टेड था। सब लोग जानते थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जो इकोनॉमिक्स समझते हैं, उनको पता था कि देश की ये दुर्दशा होने वाली है। अभी बहुत कोशिश करके ये लगाया गया कि भाई कोरोना की वजह से ये कुछ हो रहा है। कोरोना भूल जाइए, कोरोना से बाकी के देशों के अंदर इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आई है जिस तरह की हमारे यहाँ आई है। और वो हमारे यहाँ इसलिए आई है क्योंकि हमारी सरकार ये समझ ही नहीं पा रही है कि आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए करना क्या है। देखिए, कैपिटलिस्ट हो व्यवस्था, चाहे कैपिटलिस्ट हो और चाहे वामपंथी हो और चाहे कोई सी भी मिक्स हो, देखिए अगर समझदार कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई सरकार समझदारी से काम करेगी तो सारी इकोनॉमी जो है, सारे सिस्टम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बर्बाद करता है। थोड़ा सा ये है कि एक प्लस माइनस का अंतर आता है, लेकिन वेलफेयर का काम दोनों तरह के सिस्टम में हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये यहाँ पर कुछ हो ही नहीं, एक्सपर्ट से आप राय नहीं ले और एक कहना चाहिए कि तांत्रिक तरीके से, तंत्र मंत्र तरीके से आप सारी चीजें चलाना चाहें, तो यही दुर्गति होनी है। अब माइनस में आप जा रहे हैं और प्लस में आपके आने के लिए कोई रास्ता नहीं आपको दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए, जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कभी क्रिएट किया नहीं, और एक दुश्मन बना लिया, चाइना को हमने खड़ा कर लिया, और अब कह रहे हैं कि हम जो है वहां से कुछ मंगाएंगे भी नहीं। मत मंगाइए, तो बनाएंगे भी नहीं, मंगाएंगे भी नहीं, तो क्या करेंगे? मुझे बताइए, ये ट्रेड किस बात का होगा? क्या होगा इस देश का? अभी देखिए, मैं जयपुर से यहाँ झुंझुनू जिले तक आया हूँ। रास्ते में भिखारियों की ऐसी भीड़ मिलती है, आप पूछे मत। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि हर छोटा बच्चा, बूढ़ी औरत, इतने पहले भिखारी मुझे सड़कों पे दिखाई नहीं देते थे जितने अब दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी देश की अल्टीमेट जो इकोनॉमी है उसका परिणाम है। ये एक्सपेक्टेड था, और सब लोगों को जो एक्सपर्ट्स थे वो तो समझ रहे थे। जो ब्यूरोक्रेटिक, आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, कोई सरकार आ जाए, वो ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सरकार की पॉलिसी के तहत काम करती है, उनको मजबूर किया जाता है अगर वो नहीं करते हैं तो। और इसलिए देश की बर्बादी जो है आप ब्यूरोक्रेटिक के नाम से नहीं कर सकते हैं। जो आइडियोलॉजी आप लेकर के आए हैं और उसके तहत जो काम हो रहा है और उसके तहत जो आप फैसले कर रहे हैं, उससे सारा बर्बादी हो रही है। अब मुझे बताइए, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, जो इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं, देश को कमा के दे रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशन को आप बेचे जा रहे हैं, और वो भी औने पौने दामों पर। तो इसमें क्या है? ये लूट खसोट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इनको इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय साहब वापस आऊंगा आपके पास में। चलिए, इसी बीच राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे के निशान पे है और देश के भविष्य को मोदी सरकार खतरे में डाल रही है। चलिए, राहुल गांधी के इस बयान के मायने पॉलिटिकल बयान कहा जा सकता है इसे, और नई बात नहीं है राजनीति में बयानबाजी की। मैं एक बार वापस से कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। वैसे तो कहा यह जाता है कि आजादी के बाद इतना जीडीपी में गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। 40 साल पहले जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद वापसी की थी 1979-80s में, तो उस वक्त कुछ ऐसी स्थितियां मिली थी उनको। नोट छापे गए, नोट छाप करके, और एक समझौता भी हुआ आरबीआई के साथ। मैं कुछ साइट्स पे पढ़ रहा था अभी। तो क्या वो दौर आ गया है कि उस वक्त कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना था कि मार्केट में पैसा जाना चाहिए, लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए। वो पैसा कैसे जाए? या तो वेलफेयर स्कीम्स हो, जिससे आप खारिज कर चुके हैं कि वेलफेयर स्कीम से
कोई बहुत ज्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। मार्केट में डिमांड आप पैदा कर सकते हैं, चलिए वो खरीदने की एक हिम्मत थोड़ी बन सकती है। तो क्या ये वक्त है कि एक बार के लिए नोट छाप करके और हमारी व्यवस्था को जो डगमगाया हुआ सिस्टम है उसे पटरी पे लाया जाए, एक तरीका ये हो सकता है? वो तो अल्टीमेट वही रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि टैक्स हमारे हम बढ़ा नहीं सकते। जीएसटी काउंसिल की ऑलरेडी 2-2.5 लाख करोड़ की जो उनकी डेफिसिट है, उसके लिए स्टेट और सेंट्रल में ये कह लीजिए विरोधाभासी और उसको कैसे कंपल्सरी बचा हुआ है। और आगे भी अभी जीएसटी 2022 तक या मान लीजिए 21 तक बढ़ने की कोई संभावना, कलेक्शन पुराने लेवल पे आने की संभावना नहीं है। इसलिए वो इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो करीब करीब हमारे 8 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है अल्टीमेटली, लेकिन वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। जब आप फ्री में नोट बांटोगे बिना किसी काम के, और वो वेलफेयर से के जरिए बांटना पड़ेगा, ऐसा कोई रास्ता है नहीं कि हम आदमी को कोई काम दे दें और उससे लगे। तो फिर वो आप पैसा सिस्टम आएगा तो वो आपका करेंसी का आपका डिवेल्यूएशन करेगा इंटरनेशनल परिवेश में। सीरियस प्रॉब्लम होगी सर, डिवेल्यूएशन। हाँ, वो मैं यही कर रहा हूँ साहब कि दूसरे जो कंट्रीज हैं, आपको अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, ब्राजील है, जो पहले इस दौर से निकल चुके हैं, थाईलैंड है, सब है। तो वो बहुत बड़ी चुनौती वाला रास्ता है, बहुत बड़ा खतरे का काम है कि उसको बिना किए कैसे किया जाए। लेकिन वो ये इकोनॉमी जो ग्लोबल इकोनॉमी वो होने नहीं देती, वो आपको वहीं पे ले जाके छोड़ेगी कि अब आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हमने पिछले 4-5 सालों में, जैसा आपने विक्रम सिंह जी ने बताया कि पिछले हमने जब से जीएसटी डिमोनेटाइजेशन सब जो काम किए हमने, वो ऐसे किए, वो एंटी इंडस्ट्रीज वाले काम है, एंटी एम्प्लॉयमेंट वाले काम है। उसका कोई लॉजिक कुछ भी कहीं पे समझ में नहीं आता। ब्लैक मनी का है, मनी का प्रोडक्टिव यूज की कोई बात नहीं करता। सर मिसयूज ऑफ मनी भी हुआ है हमारे देश में, मिसयूज ऑफ मनी भी हुआ है। तो कोठारी साहब ये कह सकते हैं हम, थोड़ा सा सिस्टम का मिसमैनेजमेंट कहें इसे। मिसयूज भी, मिसमैनेजमेंट तो है ही, वो तो समझ में तो आ ही नहीं रहा सरकार को कि करना क्या है इकोनॉमी का। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो पैसा आपके पास था, आपके पास थी, पैसा मार्केट बना लिया। आज चाइना में पिछले 6 महीने 8 महीने से उन्होंने जीडीपी का कैलकुलेशन को करना बंद कर दिया, और अगले साल भर बाद में मैं हमारे यहाँ भी बता दूंगा, कोई जीडीपी से कैलकुलेशन की बात ही नहीं करेगा। तो ये सब बकवास है, जीडीपी का कोई मतलब नहीं है। तो रियल में हमको करना क्या है, किससे क्या ऑब्जेक्ट हासिल करना है, इसकी कोई बात नहीं। तो ये नई इकोनॉमिक्स का दौर है, बोरोड है सब चीजें, आपकी विचारधारा भी बोरोड है, पैसा भी बोरोड है। जब पैसा देने वाला है तो वो लिख के साथ में देता है, इसका यूज ऐसे करोगे, आपके पास में ऑप्शन नहीं। तो हम वो सांप के जुंदर की जो लड़ाई वाला काम होता है ना, हम उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि हमारा खुद का विजन, हमारा खुद का कोई टारगेट, कोई लक्ष्य हमारा नहीं है। और ये फ्री इकोनॉमी का सिस्टम कह लें, चाहे इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह लें, चाहे ये आर्थिक सुधार जो नरसिम्हा राव जी लागू करके गए, सबके मिले। कोठारी साहब एक सवाल हो रहा है मेरा, शास्त्री साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। कोठारी साहब से एक सवाल है मेरा। सर कुछ दिन पहले की बात थी, जब हम बात कर रहे थे तो कॉर्पोरेट टैक्स में राहत दी गई, तो ये माना जा रहा था कि बड़ी राहत है। हालांकि आपने उसे खारिज किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स से राहत से कोई बहुत बड़ी उम्मीद मत करे, इससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये राहत उन लोगों के पास में जा रही है जो बहुत ही कम सीमित परसेंटेज में वो लोग हैं। तो यहां अब एक बड़ी परेशानी आ रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स में राहत देकर के, चले एक वर्ग को आपने खुश किया, वेलफेयर स्कीम्स के जरिए आप जो एसएमटी क्षेत्र के मजदूर हैं, नरेगा के माध्यम से पैसा देके चले उनकी जेब में भी थोड़ा पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता उस वर्ग की मुझे लगता है ज्यादा है जो नौकरी पेशा है या छोटा व्यापार लेकर के बैठे हुए, यानी कि मध्यम वर्ग। उसके बारे में लगता है कि अभी स्थितियां जो सबसे बड़ी नाजुक दौर में है उसी की है। तो सरकार के पास में अभी भी नहीं, पहले भी, मैं माफी चाहूंगा, दिवंगत जो इस दुनिया में अभी नहीं है जेटली साहब, उन्होंने पहले बजट में कहा था कि मध्यम वर्ग अपने हाल पे रहेगा। तो उसके बाद में आपको लगता है कि कभी इस वर्ग के बारे में सरकार ने कुछ विचार किया? उन्होंने, अरुण जेटली जी ने ये भी कहा था, आप जो कह रहे हैं वो भी कहा होगा, लेकिन हर बजट में 2-3 बजट में मैंने सुना है कि हम ऐसा स्ट्रक्चर, दुनिया का ऐसा मॉडल बनाने जा रहे हैं जिसमें पेंशन सोसाइटी का एक्सपांशन हो, पेंशन सोसाइटी का निर्माण हो, जो ये इसको अमेरिकन कैपिटलिज्म कहते हैं। तो हम ये सब जितने बेरोजगार हो रहे हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 4,000, ये पेंशन सोसाइटी में तब्दील होगा। वापस रोजगार, मेरा
मेरी जो पर्सनल कैलकुलेशन है, कम से कम अगले 5 साल 10 साल तक तो पैदा नहीं हो सकते। जितने बेरोजगार लोग हुए हैं उनको वापस रोजगार नहीं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है सरकार के पास कि भाई इनको घर बैठे 5-5 हजार रुपए दो, जैसे नरेगा में हम 200 रुपए देकर उसको मजदूर को रोकते हैं। तो हमने स्किल डेवलपमेंट का कोई मॉडल ही नहीं बनाया कि कौन सी स्किल डेवलप करनी है, इसको इसका क्या करना है। तो ये सब ये है कि भाई होने के बाद रोना पीटना है, सांप निकल गया अब तो आप और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पॉलिसी जो है एक्चुअली ये सब जो डेंट है उस पॉलिसी का है कि हमारे को टारगेटेड कोई काम नहीं है कि हम ये करने से ये हासिल करना चाहते हैं। जब तक वो नहीं होगा आपके बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। बेशक सरकार की तरफ से आपको कहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सरकार रूट तय नहीं कर पाई कि हमें करना क्या है। ये एक, और बीच बीच में जो लोग छोड़ करके चले गए, बेशक आज वो अपनी व्यस्तता बताते हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण लोग यही मान के चलते हैं कि सरकार समझने को तैयार नहीं थी कौन चला रहा है, क्या सिस्टम है उनका। इस वजह से जो भी अर्थशास्त्री आपके पास में आ रहे थे, आपने आरबीआई के गवर्नर भी लगाए, सब अनकंफर्टेबल फील करके सब छोड़ करके चले गए। हम उस सिस्टम को डेवलप ही नहीं कर पाए कि हम रूट कौन सा पकड़ना चाहते हैं। देखिए मैं आपको फिर एक बात कर रहा हूं, आपने छोड़ के चले गए, लेकिन अभी आप रघुराम राजन का पिछले करीबन 15 दिन पहले का ट्वीट पढ़ के देखिए। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी के लिए जब पहले कहा था, अब क्या कहा था, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि आज के देश में जो है चाइना के पास में, एक बार मैं वाली बात ही कर सर, मैं आप ये तो देखिए, कभी आलोक शास्त्री जी रुका, आप मुझे रोकते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी बात आप मुझे बाद में कह दीजिए, मैं कहता हूं। 2004 में जब सरकार कांग्रेस की आई थी, डॉलर प्राइस क्या था सर? और 2013 में छोड़ा था, 14 में छोड़ा था, तब डॉलर प्राइस क्या था भाई? क्यों इंक्रीज हुआ? भाई रीजन क्या था इंक्रीज होने का? यदि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, यदि हमारी जो है जीडीपी इतनी अच्छी थी, तो वाई शुड द इंक्रीज? 2004 इज 44 रुपीज समथिंग पैसा, यह था कि नहीं था? 44 रुपीज समथिंग पैसा जो है कोटा सा बैठे हुए हैं। बट जब हमने लिया तब जो है 62 से लेकर 67 तक था। आज इतनी महामारी होने के बावजूद भी, इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद भी आज रास्ते कभी टूटे हैं बहुत सारे। बिल्कुल सही कहा जो है कुठाई साहब ने कि चाइना ने जो है जीडीपी के आंकड़े देना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली पूरा विश्व ने जो है उसके ऊपर जो है रिलाय करना बंद कर दिया है। उसकी हालत जितनी है कि जितनी तेजी से बढ़ते अपने तेजी से जो है चाइना की कॉपी करना चाहते हैं, उनकी तरह लोगों को मुकाबले में रखना चाहते हैं। विक्रम सिंह नहीं बोले, जो बीच में बोले नहीं, आप जवाब दें, मैं आपको सुनता रहूंगा। प्लीज एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि चाहे मार्च की फसल देख लीजिए जो हमने कटाई करी, और चाहे अभी जो फसल बोई है उसमें मुझे एक भी चेंज बता दीजिए कि किसी में जो है हम डाउन ट्रेंड पे आए हो कि इसकी बुआई हमने कम करी हो, तो मुझे बता दीजिए। दूसरी चीज, हमने ईटेबल ऑयल का जो है 2007 से लेकर के 2014 का इंपोर्ट देख लीजिए, और 2015 से लेकर के 2020 का इंपोर्ट देख लीजिए। ईटेबल ऑयल का इंपोर्ट कितना है हमारा? 2014 से लेकर के 2020 तक का हमारा पल्स का इंपोर्ट देख लीजिए। आप 2015 से लेकर के आपने दालों में कितनी बार आपने इंपोर्ट के लिए बढ़ करके कहा कि हमारे पास दाल नहीं है, आज हमारी दाल ये महंगी हो गई, आज ये हो गई। हम कह रहे हैं कि देखिए, हम जिन जिन चीजों पर आए, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे इन चीज में हो, हम लगातार देखिए उन चीजों को जो सुधार के उपाय हैं, आज नहीं तो कल आपको करने होंगे। ये बात आप नहीं छोड़ सकते कि उन सुधारों को उपाय को आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो दो चीजें बात आप लगातार कह रहे हैं कि आप कभी ना कभी तो मुझे, अब कोठारी साहब बिल्कुल सामने बैठे हैं, कोठारी साहब मुझे बताइए कि 2009 से जब आज की मंत्री के बाद 2009 आया था, शेयर मार्केट में 2009 से 2014 तक बैंक केवल एक काम कर रहे थे, रीस्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर। आप रीस्ट्रक्चर करके जिस आदमी के पास 500 करोड़ की लिमिट थी वो 13,000 तक पहुंच गया, आप रीस्ट्रक्चरिंग करा करके। और आप कह रहे हैं कि अभी भी मत सुधारिए, मतलब आप अपने बेटे को कह रहे हैं कि उधार लेता जाइए है ना, लेकिन आप दिखने अच्छे चाहिए, बाहर आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर वाला देख रहा है कि आपकी गाड़ी कमजोर होगी तो आपकी पोजीशन खराब हो जाएगी, लेकिन इंटरनल पोजीशन क्या हो जाएंगी, ये क्या कौन देखेगा देश की? मैं यही कह रहा हूं। मुझे सहमत हूं जो पॉलिसीज है मैं ऐसा जी बताइए। पंकज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर पूर्ववर्ती सरकार पे ही सारी चीजें ठीक होती तो आप लोगों को लेके क्यों आते? एक विकल्प के रूप में तो आपको लेके आए। आप लोग कब तक 6 साल पूरे कर चुके हैं, कब तक ये बात कहते रहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के आंकड़ों से ही अपनी बात कहते रहेंगे? कोई तो जो है जनता ने आप लोगों हमने कहा ठीक कर दिया ना,
जनता अब ये आपका समझ चुकी है। सुनिए, ये योगेंद्र जी 100 साल का मुकदमा खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? मुझे बताइए, चले मुझे बता दीजिए 1948 का कोई मुकदमा यदि पेंडिंग बचा हो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे बता दीजिए, चलिए। और राम मंदिर वाला मुद्दा जो है 1853 से 1857 से पड़ रहा है। राम मंदिर आज तक है सर। देखिए, इमोशंस को रोजगार से नहीं जोड़ सकते, वो भगवान का मंदिर है, हम सबकी आस्था है। लेकिन रोजगार की बात कर रहा हूं मैं। रोजगार अभी जो त्राही मची, अगर सरकार अभी भी ये सब दावे करके अगर खुलासा देने की कोशिश कर रही है तो हम बहुत बड़े भ्रम में, जोशी साहब बहुत बड़े भ्रम में हैं। और आपको अंदाजा नहीं दे कि हालात क्या होंगे। आप रिपोर्ट्स को देखिए, निश्चित रूप से भाजपा नहीं है। देखिए, मैं आपको यदि परसों का आप देखिए तो मूल्य में मुझे मैं पीछे में एक बार कहता हूँ, आप मुझे सुन लीजिए, मुझे एक बार प्रश्न दे दीजिए, मैं दे दूंगा जवाब। आप मुझे एक बार एक जवाब देता हूँ आपको, मैं देता हूँ। कोठारी साहब बैठे हैं, कोठारी साहब बहुत टाइम से जो है मार्केट को, कैपिटल मार्केट को देखते हैं। कोठारी साहब मुझे बताइए कि यदि यही जीडीपी -0.23 ओरिजिनल हालत में होती तो आपका जो है कितने दिन तक जो है कैपिटल मार्केट को जो है लॉकडाउन करना पड़ता है, ये मुझे बता दीजिए। वो तो लॉकडाउन में उसको बंद ही करना चाहिए था। नहीं, मैं यही कहता हूं, 1000 पॉइंट से ज्यादा देखिए एक बार टूट करके समझ गया बाजार। क्यों? क्योंकि बाजार को इन चीजों का पता था कि ये जो चीजें हैं ये बेसिकली जो है लोगों को पता था कि ये चीजें होंगी। और दूसरी बात ये है कि मार्केट कभी भी जो है उस साल के प्रॉफिट, उस साल की जीडीपी और उस साल की ग्रोथ नहीं देखता। बात है कि लोग तो समझ रहे थे कि इकोनॉमी कहां जाने वाली है, सिर्फ मोदी जी और उनके वित्त मंत्री नहीं समझ पाई। इसी कारण से आप कॉर्पोरेट सेक्टर जा रही है। जो सरकारें स्टॉक मार्केट सर बात नहीं है। तो पंकज जी, विक्रम सिंह जी आपके पास आऊंगा, विक्रम सिंह जी, शास्त्री जी आपके पास आऊंगा। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं पंकज जी, हम इधर उधर की बात करने से बेहतर हम व्यवस्था को लेकर के एक सटीक जो बात आती है हम उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम अगर बात करें पूर्ववर्ती सरकारों की, नरसिम्हा राव उदारीकरण नहीं लेके आते तो ऐसी स्थितियां होती। मैं तो वो जानना चाहता हूं कि बीजेपी जिस मॉडल को लेकर के चर्चा कर रही थी कि एफडीआई का जो आप विरोध कर रहे थे, तमाम जो चीजें थी आज वही सारी चीजें आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एक आप लोगों ने जो तय किया था मॉडल, उस पर कोई एक्सरसाइज हो नहीं पाई आप लोगों की, मैं ये बात कह रहा हूं। और चाहे कुछ भी कहें, राम मंदिर बहुत बढ़िया बात है कि वर्षों से चल रहा मुद्दा आप लोगों ने निपटा दिया, आपके कार्यकाल में निपटा। कोर्ट का मैं सैल्यूट करता हूं कोर्ट को, उसमें 370 आपने किया, 3 तलाक का किया। चलिए, आपके जो एजेंडे में चीजें थी आपने की, इसे मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। हिडन एजेंडा भी था बीजेपी का, ये एजेंडे में थी आप लोगों के में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर बात सबसे बड़ी ये आती है कि लोगों को रोजगार की जो सबसे बड़ी बात है, बेरोजगार जो होते जा रहे हैं लोग, वो एक सिस्टम, उस पर एक्सरसाइज सरकार की नहीं हो पाई। आप चाहे इसे खारिज करें चाहे स्वीकार करें, लेकिन सच्चाई यही है। पंकज जी, मैं इस पे जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, आपने दो बात कही। पहली बात का हिडन एजेंडा, देखिए दैट इज नॉट ए हिडन एजेंडा, दैट इज बेसिकली चेंज ऑफ नैरेटिव्स। इसी मुद्दे पर ज्यादा ध्यान रहेगा। आपने सुना नहीं कि हिडन एजेंडा नहीं था, हिडन एजेंडा नहीं था, ये सुना नहीं जी? आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में थे तीनों चीज, कोई हिडन एजेंडा नहीं था। यह बिल्कुल साफ था कि राम मंदिर आपका एजेंडा था, 370 आपका एजेंडा था, 3 तलाक आपका एजेंडा था। मैंने हिडन एजेंडा नहीं बताया, मैंने कहा कि एजेंडा में था आपके इकोनॉमी। बिल्कुल, मैं अब मुद्दे पे आइए। मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि जो इकोनॉमी है, जो पोजीशन से इंक्रीज की है। मैं आपको तीनों चीजों पे आता हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताइए कि किस विपक्ष ने जो है जिस बिल के ऊपर यदि बहस चाहिए, और क्या एफडीआई, कोठारी साहब आपको अच्छे से बता देंगे कि क्या एफडीआई का मॉडल जो कांग्रेस का मॉडल था वही बीजेपी का मॉडल है या कुछ चेंजेस हैं? ये आप बिल्कुल यदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कि मॉडल दोनों में फर्क है। पहली बात। दूसरी बात मैं आ रहा हूं सर, देखिए मैं आ रहा हूं दोनों चीज। देखिए, जब आप पहली बार जब आप परमाणु बिजली घर के तापमान के जब आप रिएक्टर के लिए जब लेके आए थे बिल, तब हमने आपको कुछ चीजों पे कहा था कि भाई इन चीजों पे हमारी आपत्ति है, और जब उन आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया तो हमने उसका जो है सपोर्ट किया था कि नहीं किया था। उसके बाद जो आज की डेट के अंदर है, आपने कहा कि एफडीआई, मुझे बताइए कि एक भी एफडीआई में क्या बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि जिस एफडीआई के अंदर क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर बिल्कुल बाहर की तरफ है?
आज भी यदि आप देखेंगे तो जितनी चीजें यदि एफडीआई को खोल करके देखेंगे तो हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी की कंपनीज हो, चाहे फार्मा की कंपनीज हो, चाहे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अदर सेक्टर्स हो, लगातार हमारा यदि उसमें दखल है तो बढ़ता जा रहा है। पहली बार विश्व में पहली बार ऐसा है कि जब देखिए 2 मिनट दे दीजिए प्लीज, जिसने पहले कहा है कि हम जो है इतने आने के बावजूद भी यदि वैक्सीन आती है तो आज पहला मॉडल हमारे पास है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कि हम इतना उत्पादन करने के सक्षम हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोरोना काल के अंदर जहां विश्व मांग कर रहा था, पूरी विश्व की डिमांड जो है भारत ने पूरी करने की तरफ पूरा रहा है और इंडियन कंपनीज ने पूरी करी है। तो ये मैं कह रहा हूं, ये क्या इकोनॉमी से बाहर है? ये क्या संसाधन पहले आपने एक दिन में जुटा लिए थे? ये कहां थी ये चीजें भाई? ये जब बनी है लोगों को तभी तो आई है ना कि भाई हाँ, इन कंपनीज को 2016 में कंपनी बनी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। ये तो आप लोग खारिज करते हैं, हम तो खुद कहते हैं, हर जर्नलिस्ट ये बात कहता है कि आजादी के बाद से कंपनियां बनी, आप खारिज जो स्टार्टअप 2015 में शुरू हुए 2020 में कहां है, 2021 में कहां होंगे? आप मुझे बता दीजिए। आप कितने पंकज जी, अभी कोठारी साहब ने एक बात कही थी, आपने सुना होगा कि स्किल को लेकर के हमने चर्चाएं बहुत की, लेकिन स्किल को लेकर के रास्ते नहीं बनाए। ये बड़ी वजह है कि ये निश्चित रूप से स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट का बड़ा जरिया हो सकता था, लेकिन उसके रास्ते नहीं, केवल हम स्लोगन्स में चले रहे, उसका असर नहीं हुआ। पहली बार ऐसा होता है कि ऐप को बंद करने के 15 दिन में आप ऐप तैयार कर लिया था। क्या बात करेंगे देश की क्या चीजें? ये समय कम, 15 साल के बाद जाना। शास्त्री साहब आपके पास, पंकज जी पंकज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ योगेंद्र जी, हम लोग प्रश्न को ही गलत दिशा में ले गए, क्योंकि देखिए पंकज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका एजेंडा जो था वो नॉन इकोनॉमिक्स के इश्यूज जो है वो एजेंडा था, उनको वही आता है, वही उन्होंने किया। इकोनॉमिक्स को इन्होंने एकदम दरकिनार किया और उस एजेंडा को पूरा करने के लिए जितनी अर्थव्यवस्था इनको करनी थी अपने लिए, वो इन्होंने अर्थव्यवस्था सिस्टम से की, और इसलिए ये बर्बादी देखिए, ये क्रूड एकदम रॉ तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन्होंने इकोनॉमिक्स इनका एजेंडा नहीं था, और इनके यहाँ कोई एक्सपर्ट आया तो उसको लात मार के बाहर निकाला गया कि ये कोई बहुत ज्यादा पंकज जी आप भी बीच में मत बोलिए, शास्त्री जी को बोलने दीजिए। नॉन इकोनॉमिक इश्यूज पे इन्होंने फोकस किया। मुसलमान 3 तलाक, मंदिर, जाति, धर्म, इसके अलावा कोई एजेंडा इनका था नहीं। ये बर्बादी तो असंभावी थी, सबको पता था। और ये सब जो इश्यूज जो जिस सोसाइटी में चलते हैं वो अनपढ़, गंवार और भूखमरी वाली सोसाइटी होगी, वही इन इश्यूज को एक्सेप्ट करती है। इसलिए ये बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। दूसरे को भी बोलने दीजिए, पंकज जी दूसरे को भी बोलने दीजिए। मोदी जी और अमित शाह की तरह मत करिए। मतलब आपको पूरी, आप कैसी स्थिति बात करें देश के लिए? जीडीपी माइनस में जा रहे हैं, आप देख लीजिए। आप अपने शास्त्री साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूं मैं, शास्त्री साहब समय का मैं वैसे एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे। आपने कहा कि रूढ़िवादी उन लोगों के लिए इनका मॉडल जो फिट बैठता है, तो जो निवेश बातें की गई हैं और बातें की हैं, $5 ट्रिलियन का एक सपना देखा है मोदी जी ने 2025। अगर यही स्थिति रही तो आपको संदेह हो रहा है उस पर? स्लोगन मारना आता है, स्लोगन चाहे जो कहलवा दीजिए। शुरुआत में आए थे तो स्लोगन की सरकार ही तो हुई थी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए गए थे। काम हुआ? सर मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी लोगों को। विक्रम जी आपके पास में मैं 30 सेकंड के लिए आना चाहूंगा, नहीं तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि आप पे सुन चुके हैं काफी।
30 सेकंड में आप अपनी बात कह लीजिए एक बार। पंकज जी सबका टाइम ले गए, मोदी जी और शाह की तरह किसी को बोलने तो देते नहीं है, इनको आता ही है। अब मैं योगेंद्र जी, मेरा क्या नाम है, कोठारी साहब की बहुत सारी बातों से, कोठारी साहब से बहुत अच्छा ज्ञान और बड़ी अच्छी नॉलेज मिला है मुझे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति, प्रजातंत्र में जो सरकार होती है उसकी अर्थनीतियां प्रभावित होती ही है। कोठारी साहब ने कहा कि राजनीति अर्थतंत्र से उसका कोई मतलब होता नहीं है। मैं कहता हूं मतलब होता है। शासक करने वाले वर्ग की नीतियों से अर्थ जो है, अर्थव्यवस्था देश की, वो प्रभावित होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी सरकार ने सिवाय बुलावे देने के, शास्त्री साहब ने जैसे कहा, ये जुमलों की सरकार है। आपने देखा होगा कि राहुल जी ने जनवरी एंड में बोल दिया था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, आज आ रही है कि नहीं आ रही है, पूरा देश देख रहा है। ये बातें बना लें, कितनी ये मुद्दा ऐसा है कि हम, ये सच है, ये बड़ा और इसमें कोई राजनीति नहीं है। हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का, हर एक जिम्मेदार नेता का को मैं याद करूंगा। मैं चाहूंगा कुल मिलाकर के बात यह है कि देश के फर्ज अदा निश्चित रूप से सरकार को लोगों से सहयोग लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, और निश्चित रूप से सलाह और सहयोग से कई रास्ते निकल के आते हैं। बिल्कुल, कोई पहली बात, मुल्क के सामने ऐसे हालात बन सकते हैं, इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं, गौर इस पर फरमाया जाना चाहिए। बड़प्पन सरकार को दिखाना होगा। अगर किसी के जहन में कोई बात है, ओपन सेशन बुलाना चाहिए इस पे कि कोरोना काल है, हम कैसे इस व्यवस्था से निपट सकते हैं। जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे हमारे कैपिटलिज्म के हों, चाहे हमारे दूसरे तरह के हों, उस पर बिल्कुल एक टॉक शो होना चाहिए। ये सरकार को इसमें बड़प्पन दिखा करके वास्तव में ईमानदारी के साथ में अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो उस पर गौर भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।